हेलो, माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। माय लवली लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो? फटाफट एक बार चलो सब लोग कनेक्ट हो जाओ सो दैट वी विल रॉक नाउ। ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार, फिर रॉक करते हैं बॉस। चलो 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 भाई साहब, रॉक करना है आज। सारे आपके दोस्तों को बोलो भाई सर लाइव है, आ जाओ। ये जो है, ये एक चीज थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। सही है। अभी सारे आपके दोस्तों को बता दीजिएगा कि सर आ गए हैं और अभी हम लोग लाइव है। ये सीधा प्रसारण आज लाइव हो रहा है यहां से। अरे मालिक, आज बहुत मजा आएगा। अरे वाह यार, एसपीसी चैनल आएगा, जल्दी आएगा, कहीं नहीं जाएगा भाई। बट वो अभी कुछ चीज़ों की वजह से अनअवॉइडेबल चीज़ें हो गई, क्या कर सकते हैं। चलो सो भाई साहब, मुझे बता दीजिएगा कि सब कुछ प्रॉपर है, प्रॉपर है, बता दो। एक सेकंड, जरा एक सेकंड, सब सेट होने दो बस। आज का है बे, अपने स्टूडियो से ले रहे ना, बहुत दिनों बाद सेटिंग किया ना इसका, तो तुम समझो बे। अब सब बढ़िया होना चाहिए। थोड़ा साउंड इंक्रीज कर दो। अरे भाई, मैं थोड़ा भी जोर से बोलेगा ना तो मैं बोलेगा, फिर उसके बाद सब हो जाएगा, तो उसका लोड मत ले, ठीक है? हाँ, ओके चलो। भाई अब बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम सब कुछ फर्स्ट क्लास है ना? सब कुछ प्रॉपर है ना? इतना बता दो। अगर सब प्रॉपर है तो रॉक करते हैं आज के लेक्चर के लिए। चलो पहले तो कैसा था आज का पेपर, आप जरा बता देंगे कि कैसा था आज का मैथ्स का पेपर? क्या किया आपने मैथ्स के पेपर में, क्या क्या किया? अभी मत पूछो यार, एसपीसी चैनल को क्या हो, मतलब तुम यार जले पे नमक छिड़क रहे हो, ठीक है ना? रिलैक्स रहो, ठीक है? चलो अब बताओ कि बाकी सब ओके है, थम्स अप दे दो बिना किसी फिर रुकावट के। भाई रॉक करेंगे, पढ़ाई करना है अपने को, मालूम है रॉक करना है आज के पेपर में। अभी सब हो गया, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, मैथ्स हो गया, अब फाड़ेंगे इकोनॉमिक्स में। भाई आ चुका है, रॉक करेंगे। सब लोग को बता दो कि सर आ चुके हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन नाउ। चलो बोलो दो। यस, ओके चलो। सो मेरा बच्चा, कैसे हो आप लोग? बहुत मजे में सर, बहुत बढ़िया पेपर्स जा रहे हैं। अब आखिरी पेपर है सर इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स में इतना फाड़ू स्कोर लाना है कि सर अपनी नैया पार हो जाए। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मिले हैं एक खास मकसद से, जो है अपना इकोनॉमिक्स का बीसीके का रिवीजन करने के लिए। सही है ना? सो मेरा प्यारा बच्चा एकदम तैयार है। अब मैं नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी चलाएगा, फटाफट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। चलो सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग अभी जो चैप्टर डिस्कस करेंगे
तो जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर कौन सा, डिमांड। तो सर की बातें एकदम अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, मजा करेंगे। तो दोस्तों बात हो रही है डिमांड इस चैप्टर की। डिमांड की जब बात करते हैं तो व्हाट इज डिमांड, फटाफट फटाफट जवाब दो। डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड इज इक्वल टू सर डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। जब ये तीनों चीजें इकट्ठा आती है, इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट, इफेक्टिव डिमांड। सही है। डिमांड को अगर एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग? डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? व्हाट इज डिमांड, ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि सर डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे? तो बताओ मुझे, डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। वेरी गुड सर। अब उसके बाद बात करते हैं कि साहब देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स that influences the demand. So कौन से factors है that influences demand? चलो बोलो, what are the different factors that influences the demand? Number one we talk about is price of the commodity. तो price of the commodity की जब बात करते हैं तो other things being constant, as the price rises the quantity demanded falls, and as the price falls the quantity demanded rises, indicating an inverse relationship between price and the quantity demanded, other things being कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज में मेरा बच्चा दो गुड्स आते हैं, एक है सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स के केस में हम लोग देखते हैं कि सर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिर गया, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिर गया तो ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड भी गिर जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, तो सर हम लोग बात करते हैं अपना फेवरेट घिसा पिटा एग्जांपल, टी एंड कॉफी। जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग क्या देखते हैं? सर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी गिर जाता है तो भैया ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ जाता है एंड वाइस वर्सा। तो सेकंड पॉइंट अपना था प्राइस ऑफ कमोडिटी। थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं किसके बारे में? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की जब बात करते हैं तो भैया इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। फटाफट मुझे आप चैट बॉक्स में जवाब देंगे कि दोस्तों इसके एक्सेप्शंस दो जो है वो कौन से हैं? व्हाट आर दी एक्सेप्शंस? चलो फटाफट एक्सेप्शंस का जवाब दीजिएगा मुझे, एक्सेप्शंस का जवाब दीजिएगा। चलो फटाफट जवाब दीजिएगा, एक्सेप्शंस का जवाब दीजिएगा। चलो गिव मी दी एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में कौन सी दो बातें आती है? वेरी गुड। तो सर यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट नेसेसिटीज एंड इंफीरियर गुड्स। तो एग्जाम में ध्यान में रखना, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सुपीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। और नेसेसिटी साहब इनकम बढ़े या कम हो सर की फर्क पैदा है साहब, जितना नेसेसिटी चाहिए उतना तो मैं डिमांड करेगा ही करेगा। तो ये हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर हम लोग बात करते हैं साहब अपनी हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मुझे तो तेरी लत लग गई। अगर आपको उसकी आदत है, बराबर आपको उसकी लत लग गई है, डजंट मैटर व्हाट द प्राइस इज, डजंट मैटर व्हाट योर इनकम है, पर आप लोग तो उसको डिमांड करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। फिर उसमें हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम लोग बात करते हैं बैंड वैगन इफेक्ट की। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है देखा देखी करना। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों? देखा देखी करना। उसने लिया है तो मैं भी लेगा, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो मैं भी अफोर्ड करेगा। इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? बैंड वैगन इफेक्ट। उसके बाद हम लोग दो इफेक्ट्स की बात करते हैं, जो है कौन सा? अपना वेबलिन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है? अपने को अपन बहुत बड़ा आदमी है, अपने पास बहुत पैसा है, ऐसा लोगों को दिखाने के लिए जब हम लोग कुछ चीजों को खरीदते हैं, या जो बड़े लोग हैं, ऊंची लोग ऊंची पसंद, बराबर बड़े लोग बड़े बड़े चीजों के शौक रखते हैं साहब, तो वो उसके लिए जब वो चीजें डिमांड करते हैं तो उन इफेक्ट को हम लोग नाम कहते हैं एज व्हाट? वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। सही है एकदम? यस सर।
उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे आज के तारीख में हम लोग देखते हैं सर बारिश हो रही है तो हम डिमांड करेंगे किसकी? सर बारिश हो रही है तो हम रेन कोट्स की, गम बूट्स की, अम्ब्रेला की, इसकी डिमांड करेंगे। यही जब विंटर्स होंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे? सर विंटर्स होंगे तो हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? स्वेटर्स, मफलर्स, सर स्क्रीम की डिमांड करेंगे, कोल्ड क्रीम की डिमांड करेंगे। यस और नो? तो मालिक क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या कहता है? डिमांड को आपके इन्फ्लुएंस करता है। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो दो टाइप के पॉपुलेशन आते हैं मालिक। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक है साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ द पॉपुलेशन मालिक, साइज अगर ज्यादा होगा, बोलना मेरा बच्चा, साइज अगर बोलता क्यों नहीं, क्या कर रहा है? जवाब देना, कल पेपर है, परसों पेपर है मेरे भाई। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। एकदम सही है भाई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे टाइप के लोग आपके पॉपुलेशन के अंदर है उसके हिसाब से डिमांड होगी। बहुत ज्यादा छोरियां होंगी तो उसके हिसाब से बहुत सारे जूते चप्पलों की डिमांड होगी, याद है ना? बट अगर बहुत सारे लड़के हैं अपने तो उस केस में क्या होगा? सर एक ही टाइप का जूता, सर लाइफ सेट है भाई। तो ये बात होगी। सही है एकदम? यस सर। तो भैया कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात होती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बात करेंगे लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब भाई मैक्रो लेवल पे बात हो रही है। अगर देश की इनकम बढ़ रही है तो ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड भी ज्यादा होगी। यस सर। उसके बाद बात करेंगे कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अरे कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अरे अगर क्रेडिट दिया, उधार दिया तो भैया अपन बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? बोलता क्यों नहीं है? सर बिल्कुल खरीद सकते हैं। उधार मिल रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, उधार नहीं मिल रहा है तो भाई रहने, बाद में जब पैसा आएगा तब देखेंगे। तो उधार मिला या नहीं मिला, क्रेडिट फैसिलिटी मिली या नहीं मिली, डिमांड आपकी अफेक्ट होंगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। अरे यही अगर उधार सस्ते में मिलता है तो बहुत लोन लेंगे, अगर सर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लग रहा है तो सर मैं लोन भी नहीं लेगा। सही बात है ना मेरा बच्चा? एकदम सही है, एक नंबर। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी डिमांड अफेक्ट होती है। ये चलो उसके बाद बात करेंगे आप सबका फेवरेट, क्या बोलता रे बच्चा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भाई अपना, ये तो अपना वाला लॉ है बे। तो क्या कहते हैं? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। तो भैया सिर्फ प्राइस चेंज होगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहां से बात करते हैं सर डिमांड कर्व की। मुझे मेरा बच्चा बता, चल फटाफट बता, डिमांड कर्व की जब बात करते हैं, तो मेरा बच्चा डिमांड कर्व कैसा दिखता रे? ये डिमांड कर्व कैसा दिखता? सर इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व from left to right. It is a downward sloping curve from left to right. सर एक बार दिखा दो ना ये डिमांड कर्व कैसा दिखता है। बहुत दिन हो गए सर इसको देखा ही नहीं हमने। तो ले मेरा बच्चा देख ले, एक बार आके फाड़ के देख ले। दिस इज द डिमांड कर्व। ये है अपना डिमांड कर्व विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब आप समझिए बात को मेरे भाई, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जब अकेले को पूछते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कम हो गया। जब मार्केट के सारे लोगों को पूछते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। बेबी इट्स सो इजी। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद डायग्राम होने के बाद अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? द रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलो फटाफट मुझे बताएंगे रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि भैया लॉ ऑफ डिमांड आखिर जो काम करता है, तो मेरा बच्चा वो आखिर लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है? सर उसके पीछे का रीजन क्या है? एग्जाम में कल आने वाला है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दो। तो ये रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काहे लॉ ऑफ डिमांड काहे काम करता है भाई? क्यों बोलना, बोलती क्यों बंद हो गई? पढ़ा था ना घर पे, बोलना मेरे को जवाब दे, मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब देना। सर बता रहे सर, सांस तो लेने का मौका दो। ठीक है भाई बोल। तो भैया रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज नंबर 1 सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है साहब।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि सर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। जब सर प्राइस बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होएगा, तो उसको कम 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 खाना पड़ेगा ताकि फिर उसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा। तो जैसे प्राइस बढ़ा तो वो कम डिमांड करेगा, और प्राइस कम हो गया तो ज्यादा डिमांड करेगा। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं सर, वो कौन सा पॉइंट है दूसरा वाला? सर वो क्या बोलते हैं उसको सर, प्राइस इफेक्ट की बात कर रहे हैं सर। उसके अंदर प्राइस इफेक्ट में दो बातें आती, बच्चा बोलेगा प्राइस इफेक्ट के अंदर दो बातें कौन सी है सर? एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। अब समझो बात को, इनकम इफेक्ट की जब बात करते हैं, समझ रहे ना बात को, इनकम इफेक्ट की, इनकम चेंज नहीं होगा साहब। मैं क्या बोल रहा हूं, भाई की तरफ ध्यान दे, इधर इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के। इनकम चेंज नहीं हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, बट सर इनकम के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। प्राइस कम करने के वजह से तेरे पास ज्यादा पैसा बचेगा, इनडायरेक्टली ऐसा तेरे को फील होएगा कि तेरा इनकम बढ़ गया है। और जब ऐसा फील होएगा, वो बचे हुए पैसे से तू एक तो ज्यादा खरीद सकता है, तो डिमांड बढ़ेगी। समझा नहीं समझा? इसको अपन क्या बोलेंगे बॉस? इसको अपन बोलेंगे इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जब बात करते हैं तो भैया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या बोलते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसके वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। देख अगर दो प्रोडक्ट है, ये एक फोन ये दूसरा फोन, सही बात है ना एकदम? यस सर। अब ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए ना, एक एप्पल का फोन एक सैमसंग का फोन। अब अगर भाई एप्पल ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो साहब कितनी किडनी बेचेगा मैं? सर 2 किडनी थी, खत्म हो गई, तो अब अपन फिर आ गए ना भैया चुपचाप सैमसंग के पास। तो इसकी प्राइस बढ़ी तो इसीलिए हम लोग किसकी डिमांड करें? हम लोग इस दूसरे फोन की डिमांड करें, तो इसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। अरे ऐसा लॉ ऑफ डिमांड, इसकी डिमांड क्यों कम हो गई? प्राइस बढ़ी इसके लिए डिमांड कम हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? यस सर। अरे ये सब्स्टिट्यूट है, इसके लिए हम लोग इतनी मस्ती कर पा रहे। अगर सोचो मार्केट में सिर्फ एप्पल का फोन होता तो क्या करते सर? प्राइस बढ़ती या घटती सर, हम लोग को तो फोन खरीदना ही पड़ता ना। तो लॉ ऑफ डिमांड इसीलिए काम करता ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इसके लिए। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको? एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा हम लोग, मेरा बच्चा, बात कर रहे हैं किसके बारे में? बोलता क्यों नहीं? यस सर, हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तीसरा पॉइंट फटाफट आंसर देने का तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? मल्टीपल यूजेस की बात कर रहे हैं सर। अगर एक ही चीज बहुत ज्यादा चीजों के लिए यूज होती ना दोस्तों, तो उसका प्राइस कम होता, तो उसको ज्यादा डिमांड कर लेते रहे। आप समझो ना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं क्या बोल रहा, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जैसा कि मिल्क, अरे मिल्क बहुत जगह यूज होता ना। अरे मिल्क पीने के लिए यूज होता है, चाय कॉफी में यूज होता है, मिल्क शेक बनाने को यूज होता, घी बटर पनीर सब बनाता उसमें। अब जब प्राइस कम होती तो मम्मा क्या बोलती? मम्मा बोलती भैया प्राइस कम हो गया, सुनो जी और लेके आओ दूध, ज्यादा लेके आओ। काहे? क्योंकि यहां नहीं तो वहां काम में आ जाएगा, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम करता। अब लास्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अरे नया नया कंज्यूमर भी आता, जिसकी पहले अफोर्ड करने की ताकत नहीं थी, अब वो क्या करता? प्राइस कम होता वो देखता हो ना, तो उसके वजह से क्या हो जाता? फिर वो बोलता कि चलना भाई अपन भी खरीदते, क्या टेंशन है उसके अंदर? तो बिल्कुल भी टेंशन है बाबा। तो इसके लिए क्या हो गया? प्राइस कम हो गई, डिमांड ज्यादा कर रहा, क्योंकि अब वो भी अफोर्ड कर सकता ना। समझ में आया रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? एक नंबर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होने के बाद अब अपन बात कर दे किसके बारे में रे? अपन बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। एक्सेप्शंस ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। अब मेरा बच्चा सीखेगा क्या? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या? अपन ने क्या बोला? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी, और प्राइस कम होनी तो डिमांड बढ़नी। बट एक्सेप्शन में ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड में क्या होता मालूम है आपको? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पब्लिक, आप समझने की कोशिश करो, प्राइस बढ़े तो भी पब्लिक है ना एड़े कैसे ज्यादा डिमांड करता, प्राइस कम होती तो कम डिमांड करता। ऐसा कैसा होना? आप समझने की कोशिश करो। फर्स्ट पॉइंट बताओ मुझे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते? चलो फटाफट आ रही है आप, लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सर बात होती है किसके बारे में? बताओ तो सही, किसके बारे में बात हो रही है? कॉन्स्पिशियस गुड्स के बारे में बात हो रही है। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब इट इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। अरे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक का होना रे, आप समझिए बात को। तो बड़े लोग बड़े शौक रखते, तुम समझ रहे बात को? तो समझो मेरी बात को, बड़ा आदमी बड़े शौक। शाहरुख खान क्या है सेंट्रो में थोड़ी घूमेगा साहब। शाहरुख खान घूमेगा किधर? रोल्स रॉयस में, ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में घूमता वो। तो आप समझिए जब वो चीजों की प्राइस बढ़ती तो उनको बहुत मजा आता, तो वो और ज्यादा खरीदते उसको। तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे? ये कॉन्स्पिशियस गुड्स वो गुड्स होते जो डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। समझा बात को? तो ये एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। दूसरी बात अपन करते हैं किसके बारे में? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। ऐसे तो वो अपनी जरूरत
नहीं है, बट अपन उसको इतना यूज करते कि अब अपन उसके बगैर नहीं रह सकते। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अपने घर में टीवी है, फ्रिज है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आप समझने की कोशिश करो, इतना यूज करते, कभी कभी तो सर ऐसा होता है मैं फोन पे बात कर रहा हूं और क्या हो रहा सर, अरे यार मेरा फोन किधर गया रे, मेरा फोन किधर है, ढूंढना। अरे मम्मी बोलेगी बाउलट तू फोन पे बात कर रहा है। सर इतनी आदत हो जाती है। तो भैया आप समझिए उनकी प्राइसेस कितनी ही बड़े, पब्लिक उसको डिमांड करेगा ही ना। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के बाद चर्चा होती है सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटीज की। साहब नेसेसिटीज मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। साहब जिंदा रहने के लिए सर वो चीजें खरीदनी है सर, मेडिसिन है भाई, उसके बाद अपना फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, अरे प्राइस कितना ही हो मेरे भाई खरीदना पड़ेगा उसको। तो इसको अपन क्या बोलते, इसको अपन बोलते हैं नेसेसिटीज। फिर उसके बाद बात करेंगे अबाउट व्हाट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन या स्पेकुलेटिव गुड्स। आने वाले समय में लगता है कि वो चीज और महंगी होगी, तो बढ़ते दामों में भी हम लोग डिमांड ज्यादा कर लेंगे। मैं क्या बोला समझा गया? अगर आपको दिखता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि साहब प्राइस बढ़ेगी, तो क्या हो रहा है, बढ़ते प्राइस में भी आप उसको डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आने वाले समय में और महंगा होगा वो। ऑन दी अदर हैंड, अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस गिर रही है, और प्राइस गिरेगा, तो क्या होगा, मैं बोलेगा रुकना भाई ये तो अभी और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, तो मैं गिरते प्राइस में भी डिमांड नहीं कर रहा। ये है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, और सेम एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, स्पेकुलेटिव गुड्स के लिए। समझा गया? यस सर। उसके बाद बात करते हैं एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। मार्केट के कंडीशंस के बारे में जानकारी नहीं होना। अब मेरे को मालूम ही नहीं कि मार्केट में ये चीज बिकते कितने को। अब जैसे मान लो ये कैमरा का मैं लेंस लेके आया, अब मेरे को मालूम नहीं मार्केट में इसका क्या भाव है। मेरे को किसी कैमरा वाले ने बोला साहब ये मस्त लेंस है, फोटो एक नंबर आएगा आपका, सर ये लेंस खरीद लो। मैंने बोला कितने का देगा? वो बोलता सर 50,000 का। मैंने बोला बढ़िया है, चलो ले लेते, 50,000 का लेंस है, सही है ना एकदम। मेरे को मार्केट में मालूम ही नहीं कितने का, घर आके जब अमेजोन पे चेक करा तो समझा रहे तो 10-15 हजार रुपए का लेंस है। अरे यार चूना लगा दिया उसने मेरे को, कैसा हो गया ये काम। आप समझिए बात को, मार्केट के कंडीशंस के बारे में जानकारी नहीं है तो भाई यू एंड अप बाइंग एट अ हायर प्राइस। यस बेबी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में सर, हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, कंज्यूमर बिकमिंग व्हाट, इररेशनल, इंपल्सिव परचेस करता रहे, उसको सही क्या गलत क्या समझ में नहीं आ रहा फिर भी खरीदता हो। प्राइस उसको फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ रही फिर भी खरीद रहा, प्राइस गिर रही तो भी खरीद रहा। आई बात समझ में आपको? तो वो इंपल्सिव परचेस करेक्ट है एकदम। एंड लास्ट पॉइंट आप सबका फेवरेट रहे, कौन है वो सर, रॉबर्ट गिफिन। कहां से आया? स्कॉटलैंड से, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन है साहब। तो वो बोलता कि जब पब्लिक है ना ये ब्रिटिश अंग्रेज के नौकर, वो क्या करे भाई, प्राइस बढ़ रहा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहे, प्राइस कम हो रहा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर रहे और सुपीरियर गुड्स को खा रहे। ऐसा जो गुड्स है उन गुड्स को अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, इसको अपन बात करते हैं एज व्हाट, given goods. Yes sir. So these were the exceptions to the law of demand. यहां तक बच्चों कॉन्फिडेंस आ रहा है या फटाफट एक बार बोल दो मुझे कि सर यहां तक बढ़िया चल रहा है, मजा आ गया। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर हम लोग बात करेंगे आप और हमारा सबका फेवरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब लोग कम ऑन एवरीबॉडी, बात करेंगे किसके बारे में, बोलो किसके बारे में बात करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए रेडी क्या दोस्तों? चलिए एकदम, यस सर। चलो ओके सो दोस्तों अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे। यस सर। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अपने पास। कौन सी इलास्टिसिटीज है दोस्तों? तो फॉर्मूला जिसके है वो बात करेंगे एक बार। सबसे पहले है प्राइस इलास्टिसिटी, चलो एवरीबॉडी, प्राइस इलास्टिसिटी। उसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी, यस सर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट इनकम इलास्टिसिटी, यस सर। इनकम इलास्टिसिटी के बाद बात करेंगे अबाउट व्हाट, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, यस सर। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी होने के बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी एंड लास्ट में जो आपके मार्शल साहब ने दिया वो है कौन सा, टोटल आउटले मेथड, सही है ना। तो लास्ट पॉइंट अपना कौन सा है, टोटल आउटले मेथड, सही बात है एकदम, यस सर। तो ये अलग अलग इलास्टिसिटीज आपको यहां पे सामने दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार हो जाए क्या फॉर्मूला का रिवीजन, हो जाए क्या सारा अपना स्टाइल में? बोलो फटाफट, हम सब देखे बोलो सर अपना वाला सर माहौल हो जाने दो, सही बात है ना, यस सर। ओके
चलो सो यहां पे एक बार हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में। चलो बोलो ना, कुछ 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 बोलते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है। एक बार थम्स अप दे दो ना बॉस, थम्स अप दे दो ना, थम्स अप दे दो ना सर, थम्स अप दे दो ना सर। यस सर, चलो लेट्स रॉक गाइस। प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी, कम ऑन एवरीबॉडी, फॉर्मूला क्या कहता है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 स्वाहा। क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे, न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इनटू 100 स्वाहा। उसके बाद बात करेंगे अपन किसके बारे में, इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इनटू 100 स्वाहा। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी की जब बात करेंगे तो दोस्तों मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड, सॉरी हाँ क्या बोलेंगे अपन, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100 स्वाहा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय ओल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनटू 100 स्वाहा। चलो सही है ना एकदम, यस सर। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे किसके बारे में दोस्तों, अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब चर्चा कर रहे हैं तो अब हम लोग विस्तार में बात करेंगे अबाउट व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी की। आप समझिए दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं, जब तक आपको एग्जाम में पूछा नहीं गया हो कि कौन सी इलास्टिसिटी निकालनी हो, तब तक हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। प्राइस इलास्टिसिटी के जब बात करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट आ सकता है 0 बराबर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इट विल बी लेस देन 1, इट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी ग्रेटर देन 1 एंड इट विल बी इनफाइनाइट। यस सर। अब जीरो का मतलब फटाफट मुझे पब्लिक बताएगा कि जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। 1 इज इक्वल टू यूनिट इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू रिलेटिवली इलास्टिक एंड इनफाइनाइट का मतलब होता है इट इज परफेक्टली इलास्टिक। सही है एकदम, यस सर। अब मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उस कोएफिशिएंट साइन को इग्नोर करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका मेरा बच्चा मेरे को एकदम अच्छे से जवाब देगा, और वो जवाब क्या होगा आप मुझे बताइए। जब हम लोग इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, हम लोग जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक होवे है। सही है। अब इसका परसेंटेज फॉर्मूला कैसा आएगा मुझे बताओ। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। सही है ना एकदम, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। लेस देन 1 कब बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है। परसेंटेज चेंज इज डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिक। एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको क्या बोलेंगे सर, रिलेटिवली इलास्टिक। एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इनफाइनाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस और विद द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। सही है एकदम, यस सर। अब मेरा बच्चा बात करेंगे किसके बारे में सर, डायग्राम के बारे में। ये कौन सा डायग्राम होना sir, demand curve which is parallel to y-axis indicates elasticity is equal to 0. Demand curve which is closer to y-axis बराबर steeper demand curve indicates elasticity as less than 1. A demand curve which is a straight line between x and y-axis is called as what, unit elastic. उसके बाद a demand curve which is flatter is called as elasticity greater than 1. And the demand curve which is parallel to x-axis indicates what, elasticity as what, infinite. सही है एकदम, यस सर। मेरा बच्चा यहां तक कॉन्फिडेंस आया क्या, ये हो गया अपना इलास्टिसिटी का डायग्राम, फॉर्मूला और ये सारी बातें हो गई।
अब बात करते हैं अबाउट व्हाट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब किसकी बात करेंगे, ये हो गया क्या बोलते हैं उसको, कोइफिशिएंट, बराबर, ये हो गया कोइफिशिएंट, ठीक है, यस सर, ये हो गया इसका डायग्राम, बराबर। अब अपने को बात करनी है, कोइफिशिएंट हो गया, डायग्राम हो गया, अब अपने को बात करनी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये समझते हो ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी याद है क्या, भूल गए, चलो ये याद है क्या आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। देखो कहीं कहीं इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, कहीं कहीं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, सही है ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जाने क्यों ऐसा क्यों होता है, तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसके अंदर कौन से डिटर्मिनेंट्स आते हैं, आप जरा बता सकते हैं क्या मेरे को? यस सर, बता सकते हैं। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, वेरी गुड राहुल, आई एम प्राउड ऑफ यू। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है साहब, सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है तो सर सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी, सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल नहीं है तो सेंसिटिविटी कम रहेगी, सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या हो गया, चलो फटाफट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं इसको, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सही है एकदम, यस सर। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के बाद सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के बाद अपन क्या करते हैं, प्राइस रेंज। चलो ठीक है, प्राइस रेंज याद आ रहा है आपको। सो प्राइस रेंज की अगर अपन बात करें, सो प्राइस रेंज मतलब क्या बोलेंगे कि अगर वो कम प्राइस का है तो साहब इट इज व्हाट, इलास्टिसिटी उसके अंदर ज्यादा होगी। अगर सर वो एक्सपेंसिव भी है तो भी उसके अंदर ज्यादा होगी, बट सर अगर वो मीडियम प्राइस का है तो सर उसके अंदर इलास्टिसिटी कम रहेगी। ऐसा होगा क्या? नहीं सर, हम भूले नहीं है, हमें आता है। अगर आपके 3 प्रोडक्ट है, अगर एक प्रोडक्ट चीप है, एक प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है और एक मीडियम है, तो सर यहां पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा और मीडियम का इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, सही है ना, ऐसा भूलने का नहीं, मैं चेक कर रहा था। सही है, यस सर। ये देखो, और मैं बता रहा हूं, जो लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं, स्लो सर बोलो, सर ऐसा करो वैसा करो, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन होना चाहिए। इतने दिन आप पढ़ाई कर रहे थे, आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो पहले, तो ये फास्ट क्लिक होना चाहिए। और जिनको नहीं झेप रहा ना, वो लोग ने खुद जाके अभी पढ़ो, फिर ये हम लोग क्विक रिवाइज कर रहे हैं ताकि कल का दिन जो है ना एमसीक्यू सॉल्व करने में हम लोग इन्वेस्ट कर सके। फालतू ज्ञान मत दो मेरे को आके, मेरे को मालूम मैं क्या कर रहा हूँ करके। सर स्लो भाई, तू बंद करके चला जा यार, बाद में 0.5 पे देख लेना तू, है ना, डिस्टर्ब मत कर यार, ठीक है। ओके, सो प्राइस रेंज की बात हो गई। फालतू अपना कमेंट है ना फिर मैं ऑफ कर देगा यार, ऐसा इतना एक तो एफर्ट ले रहा, काय को एफर्ट ले रहा मैं, इतने सारे चैप्टर्स है, स्लो बोलेगा तो कवर होगा क्या, कुछ भी बात कर रहा ये। तो अब बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं। तायूर में ब्लॉक कर देगा भाई तेरे को, जो स्लो है ना वो भी नहीं देख पाएगा, तो समझ बात को, ठीक है ना, यस। सो हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस रेंज की। प्राइस रेंज के बाद, प्राइस रेंज मतलब समझ में आया आपको कि अगर अपन बात कर रहे हैं चीप है तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। एक्सपेंसिव है तो इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। बट अगर मीडियम है तो इलास्टिसिटी इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। उसके बाद अपन बात करें, चलो मुझे आंसर दो, अभी बात कर रहे हैं कंज्यूमर अगर हैबिचुअल है तो, हैबिचुअल है तो इनइलास्टिक, हैबिचुअल नहीं है तो इलास्टिक, सही है एकदम। उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट क्या बोलता है, अगर वो पोजीशन, आप समझिए बात को, अगर वो पोजीशन ग्रेटर है, बराबर, वो चीज अगर ग्रेटर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर वो पोजीशन कम है तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप पेट्रोल, घर का खाना, राशन, पानी, ये सब में अगर ज्यादा पैसा जाता है और इनकी कीमतें बढ़ती है तो हम लोग सेंसिटिव होंगे, इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। बट यही अगर मैचस्टिक्स की बात करें, कैंडल्स की बात करें, पेन पेपर की बात करें, तो सर इसके अंदर हम लोग ज्यादा खर्चा नहीं करते, तो उसके लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, इनइलास्टिक होंगे,
सही बात है एकदम, यस सर। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। उसके बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट टाइट डिमांड। टाइट डिमांड की जब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, दो गुड्स जब कनेक्टेड है एक दूसरे से तो उसको बोलते हैं अपन क्या, टाइट डिमांड। टाइट डिमांड में द इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक, बट अगर वो टाइट डिमांड नहीं है तो इट विल बी व्हाट, इलास्टिक। सही एकदम, यस सर। टाइट डिमांड के जब बात करते हैं उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर ऑफ यूजेस। अगर किसी कमोडिटी का सिंगल यूज है तो सर वो इनइलास्टिक होगा, और अगर किसी कमोडिटी का बहुत ज्यादा यूजेस है तो सर क्या हो जाएगा, सर उसका इलास्टिक डिमांड होगा। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, बोलना पड़ेगा आपको। सो नंबर ऑफ यूजेस बोलो। अब आगे पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट हो गया। अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप जवाब देंगे। यस, वेरी गुड। नाउ वी टॉक अबाउट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की जब बात करते हैं तो टाइम पीरियड में हम लोग क्या कहते हैं कि सर अगर शॉर्ट रन में है तो इनइलास्टिक होगा, लॉन्ग रन में है तो सर इट विल बी इलास्टिक। सही बात है, क्योंकि शॉर्ट रन में हम लोग इमीडिएटली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में सर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होगा और लॉन्ग रन में इट विल बी व्हाट, इलास्टिक। सही है एकदम, यस सर। आगे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलो बोलो, और कुछ पॉइंट्स बचेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस रेंज, हैबिट्स, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, टाइट डिमांड, नंबर ऑफ यूजेस, टाइम पीरियड। खत्म हो गया। प्राइस रेंज भी कर लिया ना बेटा, प्राइस रेंज डिस्कस कर लिया ना, स्क्रीन पे देखो ना लिखा हुआ है अपन ने। यस सर, यस एकदम सही है, परफेक्ट है एकदम, यस। तो ये बातें हो गई अपनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी के साथ मेरा बच्चा प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्रॉस इलास्टिसिटी ओके, इनकम इलास्टिसिटी ओके, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी भी ओके। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी एकदम सही है, एडवर्टीजमेंट सही है, टोटल आउटले मेथड। तो मेरा बच्चा मेरे को बताएगा टोटल आउटले मेथड ये दिया किसने है सर, तो टोटल आउटले मेथड इट इज गिवन बाय व्हाट, अल्फ्रेड मार्शल। सिंपल सा ध्यान में रखने का, आप समझो अगर प्राइस बढ़ती है, फर्स्ट सिचुएशन, अगर प्राइस बढ़ती है तो आपका एक्सपेंडिचर भी, ई माने एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और प्राइस अगर कम होती है, ध्यान से सुनो, अगर प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो आपका एक्सपेंडिचर भी कम होता है। तो भाई मेरे, आप समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। हाँ, एक पॉइंट इधर ऐड करेंगे। नेचर ऑफ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइज। नेचर ऑफ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइज मतलब अगर लग्जरी है तो इट विल बी इलास्टिक, नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक। कमिंग बैक टू दिस, ये समझाता हूं मैं अभी, जरा ध्यान से सुनना। प्राइस बढ़ रही, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा, सुन रहे क्या मेरी बात को, सर की बात सुन रहे, यस सर। प्राइस बढ़ रही, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा, प्राइस कम हो रही, एक्सपेंडिचर कम हो रहा, और प्राइस बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा, प्राइस कम हो रही है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा। रिएक्ट करे क्या, कुछ भी नहीं रिएक्ट करे। प्राइस बढ़ रहा, जाने दे, खर्चा ज्यादा हो रहा, प्राइस कम हो रहा, खर्चा कम हो रहा, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब कुछ उल्टा करते हैं आप, उल्टा करते तो रिएक्शन बोलते हैं ना इसको। यहां पे आपका प्राइस बढ़ा, आपका खर्चा भी बढ़ा, प्राइस कम हो गया, आपका खर्चा भी कम हो गया, कोई रिएक्शन ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं रिएक्ट कर रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एज व्हाट सर, इसको हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक। बट जब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है, बी पॉइंट में, भाई प्राइस बढ़ रहा तो भाई तेरा एक्सपेंडिचर तू कम कर रहा, और प्राइस जब क्या बोलते हैं उसको, कम हो रहा तो तू खर्चा बढ़ा रहा। तू समझ रहा बात को, मतलब देख प्राइस बढ़ गई तो तू बोल रहा हो नक्का बाबा खर्चा कम करो, तू रिएक्ट किया। प्राइस कम हो गई तो ये खर्चा ज्यादा करो, रिएक्ट किया कि नहीं किया। तो ऐसा जब उल्टा उल्टा होता तो रिएक्शन कर रहा कि नहीं कर रहा, यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें रिएक्शन है, तो रिएक्शन है मतलब क्या है, इनइलास्टिक है। क्लियर है एकदम बात, बिल्कुल क्लियर है सर, एक नंबर क्लियर है। अब लास्ट में अपन क्या कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर जो है, ये एक्सपेंडिचर साफ सेम रहता है, तो ऐसे सिनारियो में हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सिनारियो में हम लोग बोलेंगे कि सर इट इज व्हाट,
यूनिट इलास्टिक। ऐसे सिनारियो में हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक। जमी क्या बात एकदम? यस सर। सो दिस वाज व्हाट वी स्टडी इन व्हाट टोटल आउटले मेथड। क्लियर एकदम बात? बिल्कुल सर, आसान है। सही बात है। सो ये बात हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। चलो, तो इलास्टिसिटी टॉपिक पूरा हो गया। अब यहां से आगे बात करेंगे 9th टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और 10th पॉइंट में हम लोग बात करेंगे अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। सो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फटाफट जवाब देना। मुझे एक बात बताओ, जब प्राइस के वजह से डिमांड बदलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलना, जब प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस के वजह से डिमांड अगर चेंज होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। एंड यहां पे चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स other than price, due to factors other than price, it is called as what? Increase and decrease of demand. सही है साहब, एकदम इजी है। सो यहां पे मैं आपको फटाफट डायग्राम बताता हूं, आप मेरे को बोलने का कि सर इसको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे या सर इसको इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे। सही है एकदम? यस सर। चलो खेलते हैं। सो फर्स्ट डायग्राम ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। मुझे बताओ, यहां पे फर्स्ट दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, और अब क्या हुआ? प्राइस बढ़ने के वजह से डिमांड कम हो गई। समझो बात को, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज ऑल वी नीड, एंड दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। ये डायग्राम किसका है? चल बता दे, फटाफट बता दे सर, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम किसका है बताओ? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज, बताओ। तो यहां पे आप सबको दिख रहा है, कि सर ये ऐसा जा रही है। बताओ क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। बहुत शानदार। सो यहां पे पब्लिक बोल रहा है दिस इज सर कॉन्ट्रैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, और प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। दिस इज P1, दिस इज Q1, दिस इज P, दिस इज Q। तो ये ऐसा मूवमेंट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे सर? अब मालूम है, इसको अपन बोलेंगे एज व्हाट? एक्सपांशन। सही जा रहे अपन एकदम? बस सर, सही है एकदम, बेस्ट है सर, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं सर। अब अदर देन प्राइस, अब ये डिमांड कर्व है और हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, बट अब पब्लिक क्या बोलता है? मेरे को ज्यादा चाहिए, क्योंकि आई लाइक दैट प्रोडक्ट। तो पब्लिक क्या कर रहा है? इस प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो विल इट बी अवेलेबल ऑन डिमांड कर्व डी? नो। तो इसके लिए साहब आपका नया डिमांड कर्व D1 आ गया। दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व D। तो क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल, दिस विल बी कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। सही है, एकदम सही है। एंड अब लास्ट पॉइंट, ये भी इजी है। ये एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व D, इस प्राइस पे पब्लिक इतना डिमांड करता है, प्राइस सेम है बट अब लोगों की डिमांड कम हो गई, बराबर। यहां पे Q1 हो गया, ओहो, P एंड Q, बराबर। अब ये प्राइस P है, ये Q है, अब डिमांड हो गई Q1। सो दिस विल बी अवेलेबल वेयर? सो दिस विल बी अवेलेबल ऑन डिमांड कर्व D1, बराबर है D1। तो इसको अपन क्या नाम देंगे? तो इसको अपन बोलेंगे डिक्रीज। समझ में आया आपको?
सो दिस इज एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये बात हो गई. And now we move on to the last concept of this particular chapter, that is demand forecasting. डिमांड फोरकास्टिंग अभी लास्ट टॉपिक है इसके अंदर. सो डिमांड फोरकास्टिंग की बात करेंगे अभी. सो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग मतलब आपको समझने की कोशिश करो कि आने वाले समय में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, बराबर, उसको जब फोरकास्ट करना होता है तो उस चीज को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? डिमांड फोरकास्टिंग. करेक्ट है. तो डिमांड फोरकास्टिंग के मेरा बच्चा अब मेरे को बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. बताएगा ना? बताएगा सर, बताएगा, सब आता हमको. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग? चलो फटाफट बताओ. फर्स्ट मेथड अपन बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहला मेथड जो हम बात करेंगे वो आता है अबाउट व्हाट? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, ये मेथड हम लोग बात कर रहे हैं सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन की. तो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन में फर्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? तो सर जी हम लोग बात करते हैं सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन के अंदर सबसे पहले कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड. हर एक को पूछेंगे कि साहब आप कितना डिमांड करोगे उस पर्टिकुलर प्राइस, मतलब वो आप कितना डिमांड करोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. तो हर एक कंज्यूमर को पूछेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एज व्हाट? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. उसके बाद इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इसके अंदर फर्स्ट मेथड आता है कौन सा? हर एक व्यक्ति को पूछते हैं, तो उसके अंदर आता है अपना कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड. कौन सा मेथड बोला? कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड. यहां पे हम लोग लोगों को पूछते हैं. सो एक है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड जिसमें हम लोग सारे लोगों को पूछते हैं. फिर उसके बाद है सैंपल सर्वे मेथड एंड लास्ट में है एंड यूज मेथड. आप समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों, आप समझने की कोशिश करो. कंप्लीट एन्यूमरेशन में सबको पूछेगा, सैंपल में स्टैटिस्टिकली सिलेक्टेड सैंपल को पूछेगा. आई बात समझ में? उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? एंड यूज मेथड. तो एंड यूज मेथड में एकदम सिंपल सी बात है. एंड यूज मेथड में जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको पूछेंगे, उसके हिसाब से टेक्निकल नॉर्म्स को सेट करके हम लोग जो सप्लायर है वो उसका डिमांड फोरकास्ट करेगा. सेकेंड मेथड की अपन बात करते हैं. चलो बताओ वो कौन सा मेथड बात करता है? वो है ग्रास रूट अप्रोच. या तो अपन बात करते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, बराबर, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. सो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या ग्रास रूट अप्रोच की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? ग्रास रूट अप्रोच, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. तो इसके अंदर हम लोग जो अपना सेल्स फोर्स है, बराबर, उसको पूछते हैं. तो इसीलिए इस मेथड को सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड भी बोला गया है. आपसे आप समझिए बात को कि वो लोग जो बोलेंगे वो डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प होगा. इनमें के कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे, कुछ लोग पेसिमिस्ट होंगे. ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि सर वो पॉजिटिव सोचेंगे, और कुछ लोग जो है वो नेगेटिव सोचेंगे. तो उसमें के चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? एक मोस्ट लाइकली आउटकम निकालेंगे और डिमांड को फोरकास्ट करेंगे. तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रास रूट अप्रोच, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड. चल बेटा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. अब देखो, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द कंज्यूमर्स और इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन क्या बोलते हैं उसको, अपने सेल्स फोर्स, नाउ हियर वी आर रिलाइंग ऑन व्हाट? तो सर हियर वी आर रिलाइंग ऑन दी एक्सपर्ट्स. अब अपन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो सर हम लोग एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं. सो हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स से हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं विदाउट रिवीलिंग कि किसने क्या इंफॉर्मेशन दिया है. हर एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लेते हुए क्या होता है? एक सिंगल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो जो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उससे डिमांड फोरकास्ट करते हैं. इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज व्हाट? ग्राफिकल मेथड. क्या बात करते हैं? ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं.
सो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हम लोग एक ट्रेंड बनाते हैं, प्रोजेक्शन देखते हैं, पास्ट ईयर का डेटा उसके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेंड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड में या हम लोग जो बात करते हैं वो है ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर ट्रेंड हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं, बराबर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, इसके अंदर एक स्टैटिस्टिकल मेथड आता है, ग्राफिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग एक रिलेशनशिप बनाते हैं, बराबर, ऐसा वैसा नहीं, ट्रेंड प्रोजेक्शन, और इसके अंदर आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, वो फॉर्मूला से लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करता है, ओके। बट अब समझिए बात को, अब क्या कहता है यहां पे कि रिग्रेशन एनालिसिस की जब बात करते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस की जब बात करते हैं तो व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस, आप समझिए, हम लोग रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता मतलब छिछोरो, रिलेशनशिप, इनकम इतनी होगी तो डिमांड कितनी होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कितनी होगी, प्राइस इतनी होगी तो डिमांड कितनी होगी। तो वो एक एनालिसिस बनाने के बाद, एक इक्वेशन बनाने के बाद जब वो फैक्टर चेंज होता है तो इसके हिसाब से डिमांड कितनी होगी वो हम लोग फोरकास्ट करते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, बैरोमेट्रिक मेथड। किसकी बात करते हैं, बैरोमेट्रिक मेथड की। सो बैरोमेट्रिक मेथड में मतलब क्या है कि हम लोग, नहीं लास्ट नहीं है, और एक मेथड है बैरोमेट्रिक मेथड में, मतलब हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक टूल्स, टेक्निक्स को यूज करेंगे, जैसे कि जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। एंड नाउ यस वी हैव द लास्ट, that is controlled experiment method। controlled experiment method में क्या होगा, आपके ऊपर पर्टिकुलर एरिया, रीजन, कोई सिटी में, मतलब वो प्रोडक्ट पहले अवेलेबल कराया जाएगा और वहां पे फिर लोगों का फीडबैक लिया जाएगा कि आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और उसके हिसाब से फिर वो डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। एंड माय डियर लवली लवली स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज, बोलना, डिमांड, सही है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स है इस डिमांड वाले चैप्टर के अंदर। मजाक मजाक में बहुत मजा आ गया सर, वाओ। सही है, यस सर। यहां पे हम लोग लेंगे एक 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक के बाद पब्लिक मिलेगा सप्लाई और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के लिए। तो यहां पे 5 मिनट का आराम करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। क्या आप लोग तैयार है ब्रेक के लिए? See you guys in 5 minutes. Let's take a 5 minutes break. Okay. चलो गाइस, वेलकम बैक। कम ऑन एवरीबॉडी, किधर किधर जाने करना है, आज तो बहुत पढ़ने का है। चलो, सो डिमांड चैप्टर में फुल कॉन्फिडेंस है क्या, बताओ फटाफट। चलो अगले चैप्टर की ओर चलते हैं फिर। चलो, वेलकम बैक गाइस, कम ऑन, फटाफट सब लोग, ब्रेक निपट गया होगा तो आ जाते हैं। इतना जल्दी मतलब भाई परसों पेपर है, एड़ा है क्या तू, इतना जल्दी पूछे, इतना जल्दी? चलो, सो शैल वी रॉक गाइस, शुरू करेगा। सबको बोल दीजिएगा दोस्तों, सर आ गए हैं वापस, लेट्स बैक, लेट्स रॉक अगेन, लेट्स वेलकम बैक। Now we move on to the next chapter. That is your favorite chapter, that is supply. ये बहुत आसान है, ये बाकी सब एकदम सेम है। फटाफट फटाफट सप्लाई का निपटाते हैं और फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे चलते हैं, ठीक है ना? ओके, चलो
अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के पहले अभी सप्लाई की बात करेंगे। तो सप्लाई में सबसे पहले आप समझिए बात को कि सप्लाई किसे कहते हैं। तो सप्लाई अगर करना है तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो सप्लाई में सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए, तो सर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए विलिंगनेस टू सप्लाई, बराबर। विलिंगनेस होने के बाद अगर विलिंगनेस है तो फिर हम बात करेंगे, तो फिर हम चेक करेंगे अबाउट एबिलिटी टू सप्लाई, बराबर। आप क्या करोगे, विलिंगनेस के बाद एबिलिटी। अब विलिंगनेस है, एबिलिटी है, तो फिर आपने उन गुड्स को या सर्विसेज को ऑफर करना है किधर, मार्केट के अंदर। आपने उस गुड्स या उस सर्विसेज को आपने ऑफर करना है इनटू द मार्केट, बराबर कि नहीं। एंड जब ये मार्केट में ऑफर हो जाएगा, मतलब जब ये मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल होगा, तो उस समय पे हम कहेंगे कि सर सप्लाई हुआ है, बधाई हो सप्लाई हुआ है। मेरी बात को समझना, यही इंपॉर्टेंट बात है सप्लाई के लिए, सही है ना। सेल होना या ना होना वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। तो सेल इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर व्हाट, सप्लाई। सेल इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर व्हाट, सप्लाई। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, जब सप्लाई की बात करते हैं तो अगेन अपन बात करते हैं देयर आर व्हाट सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट, सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की जब बात करते हैं, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में वही बातें आती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो रिलेटेड कमोडिटी का सप्लाई बढ़ेगा। रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस अगर कम होगा तो ओरिजिनल कमोडिटी का सप्लाई बढ़ेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सप्लाई कम होगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो सप्लाई बढ़ेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपन चर्चा करते हैं अबाउट, फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की। लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, आउटडेटेड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो सप्लाई कम होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाता है तो सप्लाई कम होगा, बट गवर्नमेंट अगर आपको ग्रांट सब्सिडीज देता है तो सप्लाई आपका ज्यादा होगा। अगर हम लोग और फैक्टर्स की बात करें जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल होगा सप्लाई बढ़ेगा, अनफेवरेबल होगा सप्लाई कम होगा। अगर हम लोग बात करें अबाउट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की, अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम होगा, बराबर। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से क्या हो जाता है कि बॉस अपना सप्लाई अफेक्ट हो जाता है, सही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में अपन क्या कहते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होगी मालिक, कांस्टेंट होगी। तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहती है ना सर। तो प्राइस बढ़ता है तो सर अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता है, तो अपना क्या बोलते हैं मोटिवेशन टू मेक दोज गुड्स मोर अवेलेबल फॉर सेल वो बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो प्रॉफिट का खेल है मालिक, बराबर, प्रॉफिट का खेल। तो लॉ ऑफ सप्लाई की बात होती है, बराबर, ये अदर थिंग्स बीइंग व्हाट, कांस्टेंट। इसी लॉ ऑफ सप्लाई में अपन बात करते हैं कि साहब देयर आर व्हाट सर्टेन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू व्हाट, लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्या कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई में, तो साहब एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कहते हैं कि सर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आ गया, पेरिशेबल गुड्स आ गया, एग्रीकल्चर गुड्स आ गया, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस आ गया, नीड फॉर कैश आ गया, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग आ गया, ये सारे जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शंस टू व्हाट, द लॉ ऑफ सप्लाई। सही जा रहा है एकदम, यस सर। उसके बाद फिर साहब बहुत इजी है, आपका यहां पे डायग्राम आता है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, सप्लाई का डायग्राम आता है। तो सर जरा एक बार इसका भी डायग्राम के दर्शन करा दीजिए। तो ये साहब है आपका डायग्राम फॉर सप्लाई कर्व। इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द
गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद अपन बात करते हैं डायग्राम के बाद, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, बराबर। इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर भी आएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर भी आएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट। सो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एंड चेंज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज एंड डिक्रीज। सही है एकदम? यस सर, एकदम बेस्ट है, मजा आ गया सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद अब मेरा बच्चा यहां पे अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी में हम लोग बात करते हैं कि एक है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। तो सप्लाई के अंदर भी ये दो इलास्टिसिटीज आते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग फाइंड करेंगे लाइक न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाय ओल्ड सप्लाई होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाय न्यू सप्लाई प्लस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 2। सही बात है एकदम? यस सर। सो ये मेरा बच्चा बात हो गई किसके बारे में? सो दिस इज व्हाट वी स्पोक अबाउट द इलास्टिसिटी। क्लियर है? इसमें भी आपको आंसर जो आएगा इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 0 लेस देन 1 बराबर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 एंड इनफाइनाइट, यही मिलेगा। जब वो इलास्टिसिटी अपनी 0 होगी तो इट विल बी इनइलास्टिक, लेस देन 1 रिलेटिवली इनइलास्टिक, इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक एंड इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। सही बात है एकदम? यस सर। सो ये अपनी बात हो गई किसके बारे में? इन रिस्पेक्ट टू द चैप्टर व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ इज व्हाट, द इलास्टिसिटी। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब इलास्टिसिटी के बाद हम लोग ये पूरे टॉपिक में अब बात होती है किसके बारे में? डिटर्मिनेशन। किसकी बात होती है? डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसा है? डिमांड में देयर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही बात है, ये डिमांड कर्व हो गया। और उसके बाद यहां पे सप्लाई की जब बात करते हैं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गया। तो कंज्यूमर बोलता है प्राइस अगर ज्यादा होगी तो मैं डिमांड कम करेगा, और प्राइस अगर कम होगी तो मैं डिमांड ज्यादा करेगा। बढ़िया, सप्लायर क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, प्राइस अगर ज्यादा होगी तो मैं सप्लाई ज्यादा करेगा, प्राइस अगर कम होगी तो मैं सप्लाई कम करेगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हाउ डू वी कम टू एन इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पे सौदा हो सकता है, जहां पे डील डन हो सकती है? तो जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस समय पे हम लोग कहेंगे कि दिस प्राइस इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, द इक्विलिब्रियम प्राइस। सही बात है एकदम? यस सर। सो यहां पे हम लोग ने डिमांड और सप्लाई ये दो बढ़िया से चैप्टर्स हम लोग ने क्या करे? फिनिश कर लिया है। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। अब जो मेरा बच्चा अभी चैप्टर अपन बात करेंगे तो वो चैप्टर कौन सा होगा अपना? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। किसकी बात करेंगे अपन? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे। सही बात है एकदम? सो दोस्तों अब चर्चा होगी किसके बारे में? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बात हो रही है यहां पे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप समझिए बात को, कि बॉस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। Virtually, human wants are unlimited, but the means to satisfy those wants are what? Limited. अब समझिए बात को, ह्यूमन वॉन्ट्स जो है ये क्या है? ये अनलिमिटेड है, बराबर। एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स ये लिमिटेड है। इसके लिए कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकता। अ कंज्यूमर कैनॉट सेटिस्फाई ऑल हिज वॉन्ट्स। क्लियर एकदम बात? यस सर। इसीलिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स को चुनता है, इसीलिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है जिसके अंदर उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर हो। तो जब हम लोग बात करते हैं अबाउट वांट
सेटिस्फाइंग पावर, किसकी बात करते हैं? सो जब हम लोग बात करते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर, सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। तो जिस किसी कमोडिटी के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो कमोडिटी के अंदर अपन बोलते हैं क्या? इट हैज गॉट व्हाट? यूटिलिटी। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो आप समझिए यूटिलिटी इज व्हाट वी से, यूटिलिटी की जब चर्चा करते हैं तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। आप समझिए बात को, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर, एंड लास्ट में यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू व्हाट? यूजफुलनेस। आप समझिए, क्योंकि यूटिलिटी की जब कहानी आती है तो भाई यूटिलिटी इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। आई बात समझ में आपको? यूटिलिटी इज व्हाट वी से इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, कि अपने को कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये हम लोग सिर्फ एंटीसिपेट करते हैं। तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू प्लेजर। जिस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा है कभी कभी उसमें भी आपको यूटिलिटी मिल सकती है, बराबर। तो जैसे अपन इंजेक्शन लेते हैं तो भाई उसमें कोई मजा नहीं आता, बट सर फिर भी उसमें यूटिलिटी है। एंड यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। मतलब आप समझो जो चीजें आपके लिए हार्मफुल है उसमें भी यूटिलिटी हो सकती है। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जब हम लोग कहते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो अपन कहते हैं इट इज व्हाट? तो सर दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट? एथिकली न्यूट्रल। सही है एकदम? यस सर। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज व्हाट? एथिकली न्यूट्रल। अब इसके बाद बात होती है सेकेंड टॉपिक की। अब क्या बोलते हैं? तो यहां पे साहब देयर आर व्हाट? टू थियोरीज। यहां पे क्या कहते हैं? देयर आर व्हाट? टू एनालिसिस की अपन बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए दो एनालिसिस अपने को दिए गए हैं। वो दो एनालिसिस कौन से हैं? तो सर एक जो एनालिसिस है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और दूसरे एनालिसिस की बात करते हैं तो वो है सर जी इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये दो एनालिसिस हम लोग स्टडी करते हैं। एक है कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा अपन बात करते हैं अबाउट इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, साहब ये एनालिसिस दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, बराबर। एंड ये जो अप्रोच दिया गया है इनडिफरेंस कर्व, दिस अप्रोच इज गिवन बाय हूम? सर इनडिफरेंस कर्व अप्रोच इज गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स एंड एलन ने दिया हुआ है ये। इस अप्रोच की जब बात करते हैं तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं एज व्हाट? कार्डिनल अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। बट यहां पे इस अप्रोच को हम बोलते हैं एज व्हाट? ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है क्या? कि भाई यहां पे हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। बट ऑर्डिनल अप्रोच की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि साहब वहां पे यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, बट सर वहां पे हम लोग यूटिलिटी को रैंकिंग कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्रेफरेंसेस। सही बात है एकदम? यस सर। अब इसके बाद बात करते हैं, एक एक एनालिसिस को विस्तार में स्टडी करेंगे। तो पहला एनालिसिस हम बात करते हैं अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जब हम लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? दी अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो मेरा बच्चा इसके अजम्पशंस क्या है? इसके अजम्पशंस है, पहला पॉइंट तो कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल का मतलब यह होता है कि कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं कि साहब कंज्यूमर क्या है? रैशनल है। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते तो वो कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ये सेकेंड अजम्पशन है। देखो प्रैक्टिकली यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग कहते हैं, मार्शल कहता है कि साहब यूटिलिटी को मेजर कर लो ना, की फर्क पैदा है। तो हमने कहा कि साहब अगर यूटिलिटी को मेजर करना है तो कैसे करो यूटिलिटी को मेजर? तो यूटिलिटी को मेजर करना है तो मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। फोर्थ पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इसलिए मार्शल अज्यूम करता है कि लेट अस अज्यूम
the marginal utility of money also to be what as constant. एंड लास्ट में इट इज एन हाइपोथेसिस ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कि हर एक यूनिट से जो यूटिलिटी हम लोग को मिल रही है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल टॉकिंग अबाउट. तो ये बात हो गई मेरा बच्चा अबाउट व्हाट द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशन, अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. अब अपन बात करेंगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स की. कॉन्सेप्ट्स कौन से है इसके अंदर? तो साहब पहला कॉन्सेप्ट जो आता है आपका, वो कॉन्सेप्ट है आपका टोटल प्रोडक्ट. सो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट्स. सारे मार्जिनल प्रोडक्ट मिलके जो आपको प्रोडक्ट मिलता है इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट टोटल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट की जब बात करेंगे, बराबर, सॉरी टोटल प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, माय बैड, सॉरी वो अभी सुबह के बैच में चालू था. होता है यार, कभी कभी मिस्टेक होता है यार. चलो ना, हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. अरे सॉरी ना यार, हो गया भाई मिस्टेक, गलती से हवा निकल गया यार. अब टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल यूटिलिटी इज व्हाट, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. एंड देन वी टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एज व्हाट, टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1. आई बात समझ में आपको? यस सर. तो मेरा बच्चा टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1. इसका मतलब क्या होता है कि द एडिशनल बेनिफिट, इसका मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूला का, एडिशनल बेनिफिट दैट यू डिराइव, additional benefit that you derive, so additional benefit derived by consumption of one extra unit is called as what, marginal utility. सही बात है एकदम? यस सर. इसका मेरा बच्चा और एक फॉर्मूला होता है जो है एवरेज का फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एन. क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली 2-3 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद का अगर आपको यूटिलिटी दिया है तो सर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन एन. सही बात है एकदम? यस सर. अब उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं. तो सर जी हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, डायग्राम ऑफ टी यू एंड एम यू. टीयू और एमयू का डायग्राम की अगर बात करें तो सर ये जो है ये है टीयू और ये जो है सर ये एमयू है. तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है टीयू और एमयू का. आप समझिए अब इन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता है, तो देयर इज व्हाट, सम रिलेशनशिप. आइए समझते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, आइए समझते हैं. टीयू और एमयू का रिश्ता क्या है? तो आप समझिए, व्हेन एमयू इज फॉलिंग टीयू इज राइजिंग, व्हेन एमयू इज इक्वल टू 0 टीयू इज इक्वल टू मैक्सिमम, एंड व्हेन एमयू इज इक्वल टू नेगेटिव टीयू इज इक्वल टू व्हाट, फॉलिंग. तो दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोलेंगे बच्चों, एमयू एंड टीयू. क्लियर है बात एकदम? यस सर. उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर और कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा है अपना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जब बात करते हैं, हाँ आप समझिए इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, इस पॉइंट को अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ फुल सैटिटी. इस पॉइंट को अपन बोलेंगे फुल सैटिटी. अब नेक्स्ट पॉइंट अपन जो आते हैं वो है कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मेरा बच्चा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? द एडिशनल बेनिफिट दैट यू डिराइव, द एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी. सो द एडिशनल बेनिफिट दैट यू डिराइव, एडिशनल बेनिफिट दैट यू डिराइव, एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड बराबर गोज ऑन डिमिनिशिंग, goes on diminishing, goes on what,
goes on what goes on diminishing with every one extra यूनिट कंज्यूम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी लॉ को हम नाम देंगे एज व्हाट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर एकदम बात? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए साहब इसके अंदर कुछ अजम्पशंस है। मेरे बच्चों को क्या ये अजम्पशंस ध्यान में आते क्या? सर भूल गए, अजम्पशंस याद है क्या आपको? सो व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? तो सर अजम्पशंस में कहते हैं कि भाई यहां पे कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, साइज रीजनेबल होना चाहिए। सही बात है एकदम? यस सर। देयर शुड बी नो चेंज इन हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ऐसे हम लोग कहते हैं कि साहब इसके अंदर अजम्पशंस ये आते हैं। तो अजम्पशंस के बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, सर इस लॉ के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या बच्चों अब आपको वो एक्सेप्शंस भी याद आते हैं क्या? आते हैं ना सर। पढ़ाई, पैसा, दारू, एंड द लॉ ऑल्सो फेल्स इन केस ऑफ व्हाट, प्रेस्टिजियस गुड्स। पढ़ाई मतलब एजुकेशन, पैसा मतलब मनी, दारू मतलब ड्रंकार्ड, फिर उसके बाद हॉबीज है, म्यूजिक है, माइजर है, एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द लॉ ऑल्सो फेल्स इन केस ऑफ व्हाट, द प्रेस्टिजियस गुड्स। क्लियर एकदम बात? सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब ये होने के बाद अब समझिए बात को, अजम्पशंस ये किसके हो गए, मार्जिनल यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट हो गया, डायग्राम हो गया, लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, और इसके अजम्पशंस हो गए। अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। किसकी बात करेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो मुझे बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा? तो सिंपल सी बात है सर, व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, उस समय पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। और ध्यान में रखना जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उस समय पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है। जब टीयू फुल है, एमयू जीरो है, वहां पे फुल सैटिस्फैक्शन है। बट जब एमपी इज इक्वल टू एमयू तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अबाउट व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या हुए हैं? कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो व्हाट इज मेरा बच्चा कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है व्हाट द कंज्यूमर इज willing to pay, what the consumer is willing to pay minus what the consumer actually pays. The difference between the two is nothing but what we call it as consumer's surplus. सही बात है एकदम? यस सर। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझ में आया, कंज्यूमर सरप्लस भी समझ में आ गया। अब आप ध्यान में रखना कंज्यूमर सरप्लस एट equilibrium point is equal to 0. Consumer surplus at equilibrium point is what? 0. सही बात है एकदम? यस सर। सो मेरा बच्चा ये बातें हो गई किसके बारे में? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में ये सारी बातें हो गई। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और अब फोर्थ बात करेंगे। वो क्या है? तो सर वो अपना नेक्स्ट एनालिसिस, वो है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस तो इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बिफोर वी गो अहेड मुझे एक बात बताओ, ये बताना, सच सच बता भाई, कॉन्फिडेंस आया कि ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे इजी है क्या एकदम? नहीं तो मैं बोले जा रहा, तुम सुने जा रहे, क्या चल रहा? बताओ जरा कुछ। बोलना भाई।
दुआओं में याद रखना साहब, अच्छा पेपर जाना चाहिए अपना इकोनॉमिक्स का। इतनी जो अपन एफर्ट ले रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना अपन, तो वो रंग लानी चाहिए। इतने कब से आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो ये पढ़ाई में अपने को फोड़ना है, मतलब ये कल का लास्ट पेपर है, एकदम रॉक करना है, फिर उसके बाद मजे है आपके 2-3 महीने। अभी माहौल करना है, पढ़ाई एकदम एक नंबर। तो इसीलिए तुम्हारे सर जो है ना इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको, ठीक है ना? एक एक कॉन्सेप्ट उसको छोड़ नहीं रहे, पूरा विस्तार में डिस्कस कर रहे, है ना? चलो बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जब बात करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया है हिक्सन एलन ने। तो यहां पे भी सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, तो सर यहां पे भी हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट अजम्पशंस। तो यहां पे भी अजम्पशंस क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है ना साहब, कंज्यूमर रैशनल है, बराबर। तो ही इज ऑलवेज एमिंग टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड रैशनैलिटी के साथ साथ ही इज अवेयर अबाउट व्हाट द मार्केट कंडीशंस, उसको मार्केट कंडीशंस के बारे में जानकारी है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अजम्पशंस में कि कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना साहब। कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग, ही कैन रैंक द गुड्स, ही इज केपेबल ऑफ व्हाट, रैंकिंग। केपेबल ऑफ रैंकिंग में हम लोग बात करते हैं इज केपेबल ऑफ रैंकिंग 2 गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। थर्ड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, देयर इज अ कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर उसको बी बहुत बढ़िया लग रहा है एज कंपेयर टू ए, सी बहुत बढ़िया लग रहा है एज कंपेयर टू बी, तो टेक्निकली ही शुड प्रेफर कॉम्बिनेशन सी एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ए। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। लास्ट पॉइंट, हम कहते हैं कि जिस किसी कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स होंगे वो कॉम्बिनेशन उसे ज्यादा लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा एंड देयरफॉर दैट कॉम्बिनेशन विल बी प्रेफर्ड। जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स, उस कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रेफर करना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसके अंदर। तो ये बात हो गई अपन किसके बारे में, सो ये अजम्पशंस हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट डेफिनेशन ऑफ व्हाट द इंडिफरेंस कर्व। आपको याद है ना अपना फेवरेट डेफिनेशन है भाई इंडिफरेंस कर्व का, तो क्या बोला था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व? Sir, indifference curve is a curve. Sir, indifference curve is a curve which is a combination of 2 goods. Indifference curve is a curve which is a combination of 2 goods that give us the same level of satisfaction so that the consumer is indifferent. मतलब उस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे वो कॉम्बिनेशंस आपको क्या देंगे, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगे रे, सो दैट कंज्यूमर इज व्हाट, इंडिफरेंट अमंग देम। तो फिर उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले, बराबर है कि नहीं? यस सर। अब अपन बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के डायग्राम के बारे में। साहब इसका डायग्राम दिखता कैसा है, तो सर इसका डायग्राम जो है ये ऐसा जो है, ये इंडिफरेंस कर्व है। ये कैसा डायग्राम है, ये ऐसा, ये इसको इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। सो इंडिफरेंस कर्व जो है ना साहब, ये इंडिफरेंस कर्व आप समझिए इट इज व्हाट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये कैसा है बच्चों, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सही बात है एकदम। सो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बराबर। सो डायग्राम कैसा है इसका, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब यहां पे ये डायग्राम देखने के बाद आप समझो बात को कि इसके अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब चाहे वो ये ए पॉइंट हो, चाहे वो ये बी पॉइंट हो, या चाहे ये सी पॉइंट हो, कंज्यूमर इन तीनों पॉइंट्स पे उसको क्या होगा भाई, उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा रे। तू समझ रहे क्या बात को, उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सही बात है एकदम, यस सर। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? कुछ याद आता है आपको, ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे करके? तो हाँ जी सर पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? सो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझे बात को? तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है सर? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं स्लोप के बाद, सर इसका कर्व कैसा है?
तो इसका कर्व है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब इसका कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ रीजन सिंपल है, बताएंगे आप मुझे इसका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों आता है, इसका रीजन क्या है? सर सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ व्हाट? डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सर इसका कर्व कैसा है? इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हायर इंडिफरेंस कर्व। हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप समझ रहे क्या बात को? क्योंकि आप समझिए हायर इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा कॉम्बिनेशन, वो हायर इंडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स होंगे तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। उसके बाद टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट करेंगे तो दो इंडिफरेंस कर्व पे सेम सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिलता, बट इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट आएगा ना, और वो सही नहीं होगा। इसके लिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं और वो कहता है इंडिफरेंस कर्व कैनॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस, ईदर ऑफ एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना एक्स को ना वाई को, कैन नेवर टच ईदर एक्सिस। क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन में दो गुड्स चाहिए ना, कॉम्बिनेशन में दो गुड्स चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन में एक ही गुण है तो कॉम्बिनेशन कहलाएगा ही नहीं, इसीलिए ये उसका प्रॉपर्टी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व का मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व मैप। भाई क्या बात है, वाह वाह। कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3, collection of indifference curve is called as what? Indifference curve map. बजट लाइन, या तो अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्राइस लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन की बात करेंगे। सो बजट लाइन या प्राइस लाइन की जब बात करते हैं तो आप समझिए दो गुड्स जो है ना अपने, एक वाई गुड है और एक एक्स गुड है। अगर मेरे पास 10,000 रुपए है और मैं बोलता हूं कि वो 10,000 पूरा का पूरा मैं खर्चा करता हूं, तो उसमें मैं इतने यूनिट्स खरीद सकता हूं वाई के। अगर मैं बोलता हूं मैं पूरे के पूरे 10,000 एक्स पे खरीदता हूं तो मैं इतने गुड्स खरीद सकता हूं। तो जब ये दो पॉइंट को अपन ज्वाइन करते तो आप समझिए बात, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। किसकी बात कर रहे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब when indifference curve बराबर touches budget line और touches नहीं बोलेंगे, meets, अच्छा लगेगा ये, meets budget line at tangency, तो उसको अपन बोलेंगे as what? consumers equilibrium। इसको अपन क्या बोलेंगे? as what? equilibrium। बढ़िया है बे। एक आध सेकंड के लिए ऐसा वैसा कुछ हो गया तो काहे इतना लोड ले रहे हो? आपका इंटरनेट चेक करना। ओके चलो। सो व्हेन IC कर्व मीट्स बजट लाइन एट टेंजेंसी इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये सर कैसा दिखता रे? तो ये ऐसा दिखता। सो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि कंज्यूमर इज व्हाट? एट इक्विलिब्रियम। तो इसको इंडिफरेंस कर्व एट टेंजेंसी। ओके एक आध सेकंड के लिए लैग हो गया तो इतना लोड नहीं लेने का, ठीक है ना? रिलैक्स रहो। हाँ सही है। तुम खेल लो पहले, सब लोग मैसेज कर लो लैग लैग।
कर लो, आप आराम से मैसेज कर लो। सब लोग सबने करना चाहिए मैसेज। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं अपन, तो आप सबको, सर को, सबने बताना चाहिए। सब बताएंगे, लैग हो रहा है, सब बताएंगे। अभी नो लैग कमेंट करेंगे, सब नो लैग कमेंट करेंगे, फिर सब कमेंट करेंगे क्लियर। क्या कर रहे हैं भाई, कम ऑन, पढ़ाई में ध्यान दो भाई। चलो, सो ये बात हो गई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। When indifference curve meets budget line at tangency, we say we have achieved what? The consumer's equilibrium. सही है? ओके। एंड इसी के साथ मेरे प्यारा बच्चा, हमारा थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है? यस सर। सो यहां पे अब हम लोग एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार बात करेंगे अबाउट व्हाट? प्रोडक्शन, कॉस्ट और मार्केट की। ठीक है ना? सो विल हैव अ 5 minutes ब्रेक एंड ब्रेक के उस पार हम लोग बात करेंगे अबाउट मार्केट की और थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट की।